नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है हर्षिता। स्वागत है आपका हिंदी विद हर्षिता यूट्यूब चैनल पे। देखो, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मास्टर कैडर हो या लेक्चरर कैडर हो या और भी कोई एग्जाम है जिसमें आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो हिंदी से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप हिंदी विद हर्षिता चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हम करेंगे आदिकाल से लगभग 500 क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको आदिकाल की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ आपको पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रासो साहित्य की भूमिका विशेषताओं में शामिल नहीं है। देखो, रासो साहित्य की विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है? गृहस्थ जीवन की उपेक्षा, दरबारी साहित्य, संदिग्ध रचनाएं या आश्रय दाताओं का यशोगान। तो इनमें से जो कौन सी है जो रासो साहित्य की विशेषता नहीं है? देखो, इसमें ये अपने आश्रयदाताओं का यशोगान करते थे, जिस भी राजा के दरबार में रहते थे उनके वीरता का, उदारता का वर्णन करते थे। इसमें संदिग्ध रचनाएं हैं, ये क्या है? एक दरबारी साहित्य है। लेकिन इसमें जो है गृहस्थ जीवन की उपेक्षा नहीं है, ये इसकी विशेषता नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, विजयपाल रासो का असत्य कथन है। विजयपाल रासो में कौन सा कथन असत्य है? इसके रचनाकार का नाम है दलपति विजय। समय है 12वीं सदी। मिश्र बंधुओं के अनुसार इस रचना में विजयगढ़ करौली के यादव राजा विजयपाल सिंह और पंग राजा के साथ युद्धों को प्रमुखता देकर उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। 42 छंदों में रचित यह वीर गीत है। बताइए इनमें से कौन सा है जो वो असत्य है? तो देखो, इनमें से कौन सा सत्य है? ये रचनाकार इसके दलपति विजय नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं नल सिंह भाट। इसके रचनाकार कौन है? नल सिंह भाट हैं जो इसके रचनाकार हैं, और इसको अपभ्रंश की रचना माना जाता है। 12वीं शताब्दी मिश्र बंधुओं के अनुसार इसका समय है, और इसमें करौली के यादव राजा विजयपाल सिंह और पंग राजा के युद्धों का वर्णन किया गया है, और इसमें 42 छंद हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुमान रासो के बारे में असत्य कथन, हमें असंगत असत्य कथन बताना है। इसके रचनाकार हैं दलपति विजय। 5000 छंदों में वीर और श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक देखने को मिलता है। सी ऑप्शन है। खुमान रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा गया है। फोर्थ ऑप्शन है छंद। इस ग्रंथ में प्रमुख रूप से रोला, उल्लाला, द्रुत, विलंबित आदि का प्रयोग हुआ है। तो बताओ खुमान रासो के संबंध में कौन सी ऑप्शन है जो गलत है? फर्स्ट बिल्कुल सही है। इसके रचनाकार कौन है? दलपति विजय हैं। 5000 छंदों की यह रचना है। खुमान रासो को क्या कहा जाता है? हिंदी का प्रथम जय काव्य। क्या कहते हैं? हिंदी का प्रथम जय काव्य कहा गया है। और ये वाली ऑप्शन है जो यही इसका आंसर है, ये असंगत कथन है, क्योंकि इसमें रोला, उल्लाला और ध्रुवलिंबित नहीं, इसमें कौन से छंद मिलते हैं हमें? कवित्त, स्वेया और दोहा छंदों का प्रयोग हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमाल रासो के बारे में असत्य कथन। अब हम करेंगे जयचंद के मित्र परमाल राजा परमाद्रिदेव पर लिखित परमाल रासो ग्रंथ आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है। व्यंग शैली में रचित परमाल रासो लोक पद्य काव्य है। परमाल रासो में कलिंजर के राजा परमाल एवं उसके आल्हा उदल की वीरता का गान है। इस वीर रसात्मक ग्रंथ में वीर बनाफरों के 52 युद्धों एवं अनेक विवाहों का वर्णन है। उषाप्रद कथा परमाल रासो की मुख्य विशेषता है। बताओ इनमें से असंगत कौन सा है? तो देखो, बिल्कुल परमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। जो जगनिक हैं
वो परमाद्रि देव के आश्रय में रहते थे, लेकिन इसमें जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है। इसमें व्यंग शैली नहीं, कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? आला शैली का। आला शैली में रचित परमाल रासो लोक पद्य काव्य। देखो ये परमाल रासो है जो लोक पद्य काव्य नहीं, ये लोक गेय काव्य है। कौन सा काव्य है? लोक गेय काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मास लो कुकर जियो और 13 लो जियो सियार, वर्ष 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किसमें से ली गई हैं? परमाल रासो से, खुमान रासो से, पृथ्वीराज रासो से या बीसलदेव रासो से? तो ये जो पंक्तियां हैं वो किससे ली गई हैं? ये परमाल रासो से ली गई हैं, जिसमें महोबे के 2 वीर थे, आला और उदल, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है, जिसके कारण इसको उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासो के बारे में असत्य। देखो ये सारे ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमने इसको बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। इसमें हमें जो है पूरी रिवीजन चल रही है हमारी कि बीसलदेव रासो में कौन कौन सी चीजें हैं वो आएंगी। इनके रचनाकाल नरपति नाले अपने आश्रयदाता विग्रहराज चतुर्थ, जिनका उपनाम क्या था? बीसलदेव, के समकालीन थे। सेकंड ऑप्शन है, इनकी नायिका मालवा के राजा भोज राज की पुत्री चंद्रमती है। बीसलदेव रासो में 4 खंड हैं, 125 छंद हैं एवं 2000 चरणों का ग्रंथ है। स्त्री अस्मिता के बीज इस ग्रंथ में देखने को मिलते हैं। नारी हृदय की विरह वेदना की मार्मिक अभिव्यक्ति इस ग्रंथ में हुई है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है वो गलत है? तो बीसलदेव रासो है जो, उसके नायक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है, जज इनको बीसलदेव तृतीय भी है। इनकी नायिका है जो मालवा के भोज परमार की पुत्री है, लेकिन वो चंद्रमती नहीं, कौन है? राजमती। इसकी नायिका का नाम क्या है? राजमती इसकी नायिका का नाम है। और इसमें 4 खंड है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसमें 4 खंड हैं। जैसे पहले खंड में क्या हुआ था? बीसलदेव का और राजमती का विवाह दिखाया गया है। दूसरे खंड में राजा रुष्ट होकर 12 साल के लिए उड़ीसा चला जाता है। तीसरे खंड में क्या होता है? रानी का विरह दिखाया गया है। और चौथे खंड में है जब रानी है जो वो मालवा चली जाती है, तो जब राजा को पता चलता है तो वापस वह उसे चित्तौड़ लेकर आता है। तो इस तरह से इसमें 4 खंड हैं और 125 छंद हैं एवं 2000 चरण हैं। और इसको जो बीसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाले, उन्होंने खुद स्त्री रसायन कहकर पुकारा है। बीसलदेव रासो में 12 मासा का प्रबंध कहाँ से होता है? बीसलदेव रासो में 12 मासा का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है? कार्तिक मास से, अश्विन मास से, श्रावण मास से या फिर आषाढ़ मास से? हिंदी साहित्य में हमें सबसे पहले 12 मासा का जो शुरुआत है वो कहाँ पे देखने को मिलती है? बीसलदेव रासो में देखने को मिलती है। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? कार्तिक मास से इसका प्रारंभ हुआ था। चलो, हमीर रासो के बारे में सत्य विकल्प है। रचनाकार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शारंगधर हैं, लेकिन राहुल संस्कृतन जो हैं वो जंजल को इसका मानते हैं। इसके महज 8 छंद उपलब्ध हैं, जिसमें हमीर रासो से 2 छंद प्राकृत पेंगलम में आधार हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसमें राजा हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन एवं हमीर की वीरता की गई है प्रशंसा है। सभी कथन सत्य हैं। तो बताओ इसमें से, ये क्वेश्चन भी हमारे पास आएगा, असत्य बताना है। इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? तो इसमें हमारे जो हैं ये सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। इसका आंसर आएगा सभी कथन सत्य हैं। जो हमीर रासो की रचना है वो शारंगधर की मानी जाती है, लेकिन राहुल संस्कृतन इसे किसकी मानते हैं?
जंजल कवि की मानते हैं और इसमें 8 छंद हैं। पृथ्वीराज रासो के बारे में असत्य कथन बताना है। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई का मूल नाम बलिदय या पृथ्वी भट्ट था। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में अपना नाम चंद लिखा है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रही है। पृथ्वीराज रासो के घटनाक्रम का संबंध चित्तौड़ से रहा है। चंद के 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी का नाम क्या था? कमला। दूसरी पत्नी का नाम गौरी था। पृथ्वीराज रासो की जो कथा है वो चंद ने किसे सुनाई थी? गौरी को सुनाई थी। और गौरी प्रश्न करती है और चंद क्या है उसका उत्तर देता है। 4th ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई है जो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? देखो ये भी बिल्कुल सही है, 2 विवाह हुए थे। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं, प्रथम महाकाव्य मानते हैं और चंद्रवरदाई को क्या मानते हैं? प्रथम महाकवि मानते हैं और इनका मूल नाम बलिदय भट्ट या पृथ्वी भट्ट था। तो ऑप्शन कौन सी गलत हुई? तो इसमें ऑप्शन कौन सी गलत है? 2nd ऑप्शन गलत है। इसके घटनाक्रम का संबंध चित्तौड़ से नहीं, ये अजमेर से रहा है। किससे? अजमेर। अजमेर के चौहान राजा थे जो उससे पृथ्वीराज चौहान का संबंध है। राज शब्द की उत्पत्ति के बारे में असत्य कथन कौन सा है? देखो राज शब्द की जो उत्पत्ति है संस्कृति साहित्य कहां से मानते हैं? क्रीड़ा व नृत्य से। भरत मुनि के अनुसार क्रीडनीयक, जैन साहित्य के अनुसार रूपक, वात्स्यायन के अनुसार रास। इनमें से कौन सा है जो गलत है? देखो ये बिल्कुल सही है। संस्कृत साहित्य क्रीड़ा व नृत्य को सही मानते हैं। भरत मुनि ने क्रीडनीयक से लिया है इसका अर्थ और जैन साहित्य के अनुसार ये रूपक नहीं मानते। ये वाले ऑप्शन क्या है? गलत है। रूपक किसके अनुसार है? रूपक है अभिनव गुप्त। जो अभिनव गुप्त हैं वो रास शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रूपक से मानते हैं और जैन साहित्य के अनुसार इसको मानते हैं रास शब्द को। 2nd क्वेश्चन, जैन साहित्य की शैलियों में शामिल नहीं है। देखो कौन सी शैली है? रास, वर्णात्मक शैली, चरित, फागु। इनमें से कौन सी शैली है जो जैन साहित्य में नहीं है? रास शैली है, चरित शैली है और फागु शैली है। वर्णात्मक शैली का प्रयोग जैन साहित्य में नहीं हुआ है। और कौन कौन सी 2 शैलियां हैं जिसमें हमें देखने को मिलता है? एक तो है आचार और फिर हमारी एक और देखने को मिलती है, कौन सी है? टब्बा। तो ये शैलियां हमें जैन साहित्य में शामिल मिलती हैं, रास, चरित, फागु, आचार और टब्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमचंद्र व उनकी रचनाओं के बारे में असत्य कथन कौन सा है? इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ एवं प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन यह व्याकरण ग्रंथ है जिसमें कुल 9 अध्याय हैं। कुमारपाल चरित यह चरित्र या देवाश्रय काव्य है जिसमें प्रथम 20 सर्ग संस्कृत में तथा प्रवर्ती 8 अध्याय प्राकृत में कुमारपाल से संबंधित हैं। चंदनबाला रास सन 1200 ईस्वी में लिखी गई थी और इस ग्रंथ की रचना है जो वो जालौर में हुई थी। कौन सा कथन असत्य है? देखो बिल्कुल सही। इनको क्या कलिकाल सर्वज्ञ और प्रकृत का पाणिनि कहा जाता है, हेमचंद्र जी को। और इन्हों का सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये क्या है? एक व्याकरणिक ग्रंथ है। कुमारपाल चरित है जो रचना, इसके बारे में भी सही बताया गया है। और चंदनबाला रास है, ये 1200 ईस्वी में कहाँ पे इसकी रचना हुई थी? जालौर में हुई थी। तो गलती कहाँ पे है? तो देखो जो चंदनबाला रास है वो हेमचंद्र की नहीं, वो किसकी है? आसगू की है। चंदनबाला रास जो रचना है वो किसकी है? आसगू की है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4।
प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरि की, हेमचंद्र की, शालिभद्र सूरि की या जैनाचार्य मेरुतुंग की? प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना है। सोमप्रभ सूरि की कौन सी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध। कौन सी रचना है? कुमारपाल प्रतिबोध। हेमचंद्र की सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जिसके बारे में हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो कि एक व्याकरणिक ग्रंथ है। और शालिभद्र सूरि की कौन सी है? भतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरितरास। ये किसकी है? शालिभद्र सूरि की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य नेमिनाथ चरित है जो, वो हरिभद्र सूरि की रचना है। नेमिनाथ रास हेमचंद्र की है। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरि की है। नेमिनाथ फागु राजशेखर सूरि की है। तो देखो यहां से हमें क्लियर हो जाएगा, ये ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा बनती है। देखो ये सभी नाम एक जैसे हैं और इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें से असत्य कौन सी है? जो नेमिनाथ रास है ये गलत है, ये हेमचंद्र की नहीं, ये किसकी है? ये सुमतिगण की है। किसकी है? ये सुमतिगण की रचना है, नेमिनाथ रास। देखो नेमिनाथ चरित है वो हरिभद्र सूरि की है। नेमिनाथ रास है वो सुमतिगण की रचना है। नेमिनाथ चौपई विनय चंद्र सूरि की है। और नेमिनाथ फागु किसकी है? राजशेखर सूरि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू व उनकी रचनाओं के बारे में सत्य विकल्प है। स्वयंभू को महाकवि कविराज, कविराज चक्रवर्ती आदि उपाधियों से भी सम्मानित किया जाता है। बिल्कुल सही, स्वयंभू को महाकवि कविराज, कविराज चक्रवर्ती की उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांस्कृतन इन्हें क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। जैन परंपरा के प्रथम कवि, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देश भाषा कहा है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें क्या है? इसमें भी पूछा गया है, सत्य विकल्प है। तो देखो इसमें क्या है? सभी कथन है जो वो सत्य हैं। इसमें क्या आंसर आएगी? सभी कथन है जो वो सत्य हैं। पोमचर्यो रचना के बारे में असत्य कथन। पोमचर्यो रचना किसकी रचना है? स्वयंभू की है। इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। यह रचना राम कथा पर आधारित है। किस पर आधारित है? राम कथा पर आधारित है। रस कौन से मिलते हैं इसमें? हास्य रस, भक्ति रस, वात्सल्य रस देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में संस्कृत काव्य परंपरा के अनुसार वन वर्णन, सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु वर्णन, युद्ध वर्णन आदि मिलते हैं। इसमें 12,000 श्लोक तथा 5 कांड और 90 संधियां में विभाजित महाकाव्य है। तो इसमें से जो असत्य कथन है वो बताइए। जो पोमचरी है, पोम का अर्थ है राम, चर्यु का अर्थ है चरित। तो ये बिल्कुल ये जैनी रामायण कहा जाता है इसको, और इसमें राम कथा है। इसमें जो संस्कृत काव्य परंपरा के अनुसार सूर्योदय, ऋतु वर्णन, ये सब वर्णन मिलते हैं। 12,000 श्लोक हैं, 5 कांड हैं, 90 संधियां हैं। तो इसमें जो असत्य है वो ये वाला ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। रस है जो इसमें देखो राम कथा है, इसमें हास्य रस थोड़ा नहीं होगा, भक्ति रस नहीं होगा, वात्सल्य रस नहीं होगा। इसमें कौन से रस हैं? इसमें है वीर रस, शांत रस, करुण रस। तो ये वाले इसमें रस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पदंत व उनकी रचनाओं के बारे में असत्य विकल्प है। राम काव्य के स्वयंभू के बाद दूसरे महत्वपूर्ण कवि कौन हुए हैं? पुष्पदंत हुए हैं। इन्हें स्वयं द्वारा ही अनोखी उपाधि प्राप्त हुई, काव्य पिस्सल, अर्थात काव्य का पिशाच या राक्षस। अभिमान मेरु व काव्य पिशाच दोनों का प्रयोग स्वयं के लिए किया, जिससे उनकी मनोवृत्ति का पता चलता है। महापुराण की रचना के कारण उन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। तो इनमें से जो कौन सा है वो
गलत ऑप्शन है। तो देखो, जो राम काव्य के स्वयंभू के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं, स्वयंभू के बाद दूसरे प्रमुख कवि कौन है? पुष्पदंत हैं। और पुष्पदंत ने क्या किया है? खुद को ही उपाधियां दी हैं। उन्होंने क्या कहा है अपने आप को? काव्य का पिशाच, राक्षस, अभिमान मेरु, ये सब उन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु, काव्य पिशाच, खुद को ही अपना उपाधियां दी हैं। और महापुराण रचना के कारण है जो इनको अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इन्हें अपभ्रंश का कालिदास नहीं कहा जाता, इन्हें क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वेद व्यास। स्वयंभू को क्या कहते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि। और पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावकाचार रचना के बारे में असत्य कथन। देखो, श्रावकाचार रचना जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना मानी जाती है, पहली ऑप्शन ही ये है। 1933 ईस्वी में लिखित आदिकाल का प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है। इसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का आख्यान है तथा जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ धर्म का विवेचन हुआ है। फोर्थ ऑप्शन है, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसमें देखो, हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम रचना है जो 1933 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें 250 छंद हैं और इसमें क्या है? श्रावक धर्म के सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। लेकिन जो इस ग्रंथ में मुख्य रूप से चौपाई छंद का प्रयोग नहीं हुआ है, किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमात्म प्रकाश व योग सार किसकी रचना है? कवि जोइंदू की, मुनिराम सिंह की, आचार्य देवसेन की या धनपाल की? तो परमात्म प्रकाश व योग सार किसकी रचना है? कवि जोइंदू की रचना है। राम सिंह की रचना कौन सी है? राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। राम सिंह की रचना का नाम क्या है? पाहुड़ दोहा। आचार्य देवसेन की रचना कौन सी है? श्रावकाचार, जो जिसके बारे में अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है। धनपाल की कौन सी है? भविष्यत कहा। और इनकी एक और रचना मिलती है तिलक मंजरी। ये किसकी है? धनपाल की है। देखो, इन क्वेश्चन से हमारे जो आदिकाल का एक एक टॉपिक है, एक एक राइटर है, वो सारा क्या है? हमारा रिवाइज हो रहा है। रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में असत्य। गार्सद तासियुस को राजसूय से मानते हैं, नरोत्तम स्वामी रसिक से, रामचंद्र शुक्ल रासक से और ग्रेसन क्या है? राजा देश से। कौन सा असत्य है? ये बिल्कुल सही है, नरोत्तम स्वामी रसिक से मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रासक से नहीं मानते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानते हैं? रसायन शब्द से मानते हैं। किससे मानते हैं? रसायन शब्द से मानते हैं। और रासक शब्द से उत्पत्ति कौन मानता है? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो इस रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य की विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है? सिद्ध साहित्य में सिद्ध साहित्य के नाम पर दुराचार फैल रहा था, क्योंकि सिद्धों ने नारी साधना को केंद्र बिंदु माना है। सिद्धि प्राप्ति के लिए नारी का साथ सेवन आवश्यकता होती है। सिद्ध साहित्य में इसे ही शक्ति योगिनी या महासुख कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन मोह, माया, अज्ञान माने हैं। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्द में परिवर्तित हो गया था। इसमें से कौन सी जो प्रवृत्ति है वो सिद्ध साहित्य की नहीं है? तो देखो,
ये बिल्कुल सही है कि सिद्धों साहित्य में क्या थी, कुछ दुष्प्रवृत्तियां थी, पंचमकार जैसी। ये ऑप्शन हमारी बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य प्राप्ति के लिए ये नारी को साथ लेके चलते थे। मोक्ष प्राप्ति के जो 3 साधन हैं मोह माया अज्ञान, ये ऑप्शन जो है गलत है। मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन कौन से थे? शून्य, विज्ञान और महासुख। किसको मानते थे? शून्य, विज्ञान और महासुख माने हैं। और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सिद्धों का जो दोहा है वो संत काव्य में क्या है? शब्द है। ये देखो, हमें कबीर की साखी देखते हैं तो साखियों में क्या है? कबीर जी के सॉरी, सिद्धों का दोहा है जो वो संत साहित्य में साखी के नाम से है। जो साखी है उसमें क्या है? कबीर जी के दोहे मिलते हैं। और जो चर्या पद हैं वो उनके कबीर जी के शब्द में कबीर जी के पद मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहप्पा के बारे में असत्य कथन कौन सा है? राहुल संस्कृतन के अनुसार सरहप्पा हरिभद्र नाम के बौद्ध दार्शनिक के शिष्य थे तथा हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये वज्रयान शाखा के प्रवर्तक थे। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा को कोशी अंचल का कवि कहा गया है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, क्योंकि ये वज्रयान शाखा के नहीं, यह सहजान शाखा के प्रवर्तक थे। किस शाखा के प्रवर्तन थे? शहयान शाखा के प्रवर्तक थे। और इससे हमें ऑप्शन से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये भी देखो कि डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें क्या कहा है? बांग्ला भाषा का प्रथम कवि कहा है। किसे कहा है? सरहप्पा को। और सरहप्पा को कोशी अंचल का कवि भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध साहित्य के रचनाकारों एवं रचनाओं के बारे में असत्य विकल्प है। देखो, सरहप्पा की है दोहा कोश, सरहपाद गीतिका या काया कोश। कुकरिप्पा की कौन सी है? महावुद्र वज्रागीति, शून्यता दृष्टि, वज्र योगिनी साधना। लुईपा की लुईपाद गीतिका, बुद्ध धोद्य और अभिस्मय विभाग। ढोंबिपा की ढोंबी गीतिका, अक्षरद्वीपोपदेश और योगचर्या। इनमें से कौन सी रचनाएं की जो युक्ति है वो गलत दी गई है? तो गलत कौन से हैं? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। ये जो रचनाएं हैं यह कुकरिप्पा की नहीं है, यह किसकी हैं? यह शबरप्पा की हैं। किसकी हैं? शबरप्पा की। शबरप्पा की कौन सी हैं? महावुद्रा वज्रगीति और वज्र योगिनी साधना। ये किसकी हैं? शबरप्पा की हैं। नार साहित्य के बारे में असत्य कथन, नारी भोग के विरोधी थे। इनका आविर्भाव पंजाब एवं राजस्थान में हुआ। पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति थी। व्यवहारिक दृष्टि से शुद्ध था। नाथ साहित्य के बारे में बताना है। देखो, ये बिल्कुल सही है। नारी भोग के विरोधी थे। पंजाब और राजस्थान में इनका आविर्भाव हुआ था। व्यवहारिक दृष्टि से शुद्धता थी। लेकिन जो पंचमकार की दुष्प्रवृत्ति है वो नाथों में नहीं, वो किसमें थी? सिद्धों में थी। ये विशेषता किसकी है? सिद्धों की है। नाथ साहित्य के बारे में असत्य कथन, जब तक इनका करण संस्कार नहीं होता तब तक ओघड़ कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग समय, अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत नाम भी प्रसिद्ध नाम है। मत्स्येंद्र नाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं एवं आगे बढ़ने वाले प्रसिद्ध नाथ गोरखनाथ माने जाते हैं। राहुल संस्कृतन के अनुसार नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। तो इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्या कहते हैं कि इनको तब तक क्या कहते हैं? ओगड़ कहलाते हैं। और सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग, इन संप्रदायों को इन्होंने अवधूत मत के नाम से भी जाना है। नाथ साहित्य को मत्स्येंद्र नाथ थे जो वो नाथ पंथ के प्रवर्तक थे, लेकिन इनको आगे ले जाने वाले कौन थे? गोरखनाथ थे। और ये क्या है?
सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। तो इसमें कौन सी ऑप्शन गलत हुई? सभी सही लग रही हैं, तो इसमें ऑप्शन गलत कौन सी है? आंसर कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये जो नाम दिए हैं वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं दिए हैं। ये नाम किसने दिए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिए हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथ साहित्य की विशेषताओं में शामिल नहीं है। देखो इसमें हमारा नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य वो हमारा पूरा कंप्लीट है, जो अच्छे से हो जाएगा। पंचमकारों के त्याग का आग्रह किया। पंचमकार कौन कौन से थे? मांस, मदिरा, मत्स्य, माया और मैथुन। सेकंड ऑप्शन है नारी को विषय शैली मानकर छोड़ दिया। ये लोग समझते हैं कि नारी योगियों को छलने के लिए ईश्वर की ओर से रचा गया क्या है? प्रपंच है। गृहस्थ जीवन की उपेक्षा से नीरसता और रूखापन आ गया। इनका मत कृष्ण भक्ति से काफी समानता रखता है। तो इनमें से कौन सी जो विशेषता है वो नाथ साहित्य की नहीं है? देखो ये पंचमकार थे, ये सिद्धों में देखने को मिलते हैं। तो नाथ साहित्य में क्या किया गया? इनका त्याग किया गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये नारी को क्या मानते थे? ईश्वर से दूर करने के लिए मोह माया मानते थे। कहते ये ईश्वर के द्वारा क्या है? रचा गया प्रपंच है। गृहस्थ जीवन की उपेक्षा करते थे। इसके कारण इनके साहित्य में क्या था? गृहस्थ के प्रति नीरसता और रूखापन का भाव पाया गया। लेकिन जो इनका मत है वो कृष्ण भक्ति से काफी समानता रखता है। ये विशेषता इनकी नहीं है। कृष्ण भक्त क्या थे? ये सगुन काव्य धारा में आते हैं। इनका जो मत है वो किससे मिलता है? सूफी काव्य धारा से मिलता है, सूफी भक्ति से मिलता है। किसके साथ समानता है? सूफी भक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथों में शामिल नहीं है। देखो यहां से हमें 9 नाथ भी याद हो जाएंगे। 9 नाथ कौन कौन से हैं? सिद्ध कितने थे हमारे? सिद्धों की गिनती क्या थी? सिद्ध कितने थे? 84 सिद्ध थे। और नाथ कितने हैं? 9 नाथ हैं। जो मैंने आपको दोनों करवाए थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ माने गए हैं, उनके नाम भी अपने राइट किए थे। और उसके बाद हमें गोर्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार जो 9 नाथों के नाम हैं वो भी आपको लिखवाए हुए हैं। तो बताओ रामकुमार वर्मा के अनुसार कौन कौन से हैं? आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। सेकंड ऑप्शन में है मल्याचल, भीमनाथ, जड़ भरत। थर्ड ऑप्शन है ज्वालेंद्र नाथ, भरतनाथ, गोपीचंद नाथ। फोर्थ ऑप्शन है गहनीनाथ, चरपटनाथ और चरंगीनाथ। तो हाँ इसमें क्या आएगा? जो जिस सेकंड ऑप्शन है ये नाम किसके अनुसार है? ये गोर्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार है। ठीक है, रामकुमार वर्मा के अनुसार ये 9 नाथ माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथों एवं उनकी रचनाओं के बारे में असत्य कथन। मत्स्येंद्र नाथ की जो रचनाएं हैं, कोल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञानकारिका आदि। गोरखनाथ जी की प्राण संकली, शिष्य दर्शन, मच्छिंद्र गोरखनाथ। चरपटनाथ की नर्वबोध, ज्ञान चौंतीसा, आत्मबोध। जलंधर नाथ की है विमुक्त मंजरीनाथ, हुंकार। इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन है जो हमारा आंसर है। ये रचनाएं चरपटनाथ की नहीं, ये रचनाएं भी किसकी हैं? गुरु गोरखनाथ की हैं। ये सभी रचनाएं प्राण संकली, शिष्य दर्शन, मच्छिंद्र गोरखनाथ, नरवे बोध, ज्ञान चौंतीसा, आत्मबोध, ये रचनाएं किसकी हैं? गोरखनाथ जी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य के बारे में सत्य कथन। जैन साहित्य का आधारभूत ग्रंथ जैन पुराण माना जाता है। जैन साहित्य अधिकतर गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण में लिखा गया। थर्ड ऑप्शन, जैन साहित्य प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में प्राप्त होता है। सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें क्या है? जैन साहित्य के बारे में सभी कथन हैं जो सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के नामकरण के बारे में असत्य।
महावीर प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को क्या नाम देते हैं? बीजवपन काल, मिश्र बंधु चारण काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल और रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। इसमें से कौन सा है जो असंगत है? असंगत कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? मिश्र बंधु आदिकाल को प्रारंभिक काल कहते हैं। कौन सा काल कहते हैं? प्रारंभिक काल। और चारण काल नाम किसने दिया है? चारण काल नाम दिया है ग्रर्सन ने। किसने दिया है? जॉर्ज ग्रर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल के नामकरण के बारे में असुमेलित कथन कौन सा है? रामकुमार वर्मा इसे संधि काल और चारण काल कहते हैं। राहुल संस्कृत्यन इसे सिद्ध सामंत काल कहते हैं। गणपति चंद्रगुप्त शून्य काल और प्रारंभिक काल कहते हैं। विश्व प्रसाद मिश्र अंधकार काल कहते हैं। कौन सी ऑप्शन गलत है? जल्दी से बताओ। तो इसमें हमारी गलत ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं वो इसे अंधकार काल नहीं, वो इसे क्या कहते हैं? वीर काल। आदिकाल को क्या नाम देते हैं? वीर काल नाम देते हैं। अंधकार काल नाम किसने दिया है? पृथ्वीनाथ कमलकुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल का नाम दिया है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन रचनाओं के आधार पर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा उनमें शामिल नहीं है। देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम देने के लिए 12 रचनाओं को आधार बनाया था। कितनी रचनाओं को? 12 रचनाओं को आधार बनाया था। कहते उन 12 में से इनमें से कौन सी नहीं है? प्रमाण रासो जगनेकी, अब्दुल रहमान संदेश राशक, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की और कीर्तिलता विद्यापति की। कौन सी है जो इनमें शामिल नहीं है? कौन सी है? अब्दुल रहमान की जो संदेश राशक रचना है वो इनमें शामिल नहीं है। आदिकाल की प्रवृत्तियों में राष्ट्रपरक गाथाएं, युद्धों का संजीव एवं उत्साहपूर्ण वर्णन, दरबारी साहित्य, आश्रयदाताओं का यशोगान, तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो आदिकालीन में नहीं मिलती? तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आदिकाल में क्या है? आदिकाल में जो दरबारी कवि थे राजाओं के दरबार में रहते थे, राजा के जो 150 गांव या राज्य होते थे वो उसी को अपना राष्ट्र मानते थे। तो इसमें क्या थी? संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? संकुचित राष्ट्रीयता देखने को मिलती है। संकुचित राष्ट्रीयता। निम्न में से आदिकाल साहित्य में शामिल नहीं है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, चारण साहित्य। ये तो अभी तक हमें पता है, सिद्ध, नाथ, रास हम पढ़ चुके हैं। चारण साहित्य है जो आदिकाल में शामिल नहीं है। सिद्ध साहित्य के बारे में असत्य कथन कौन सा है? सिद्ध साहित्य का प्रधान केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों का स्थान पूर्वी भारत माना गया है, अर्थात बिहार से लेकर असम तक फैले हुए थे। सिद्ध साहित्य से ही स्त्री लेखन का प्रारंभ माना जाता है। सिद्ध शिक्षित व उच्च जाति से संबंध रखते थे। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो देखो, सिद्धों का जो प्रधान केंद्र था वो श्री पर्वत था। सिद्धों का जो स्थान था वो पूर्वी भारत माना गया है। सिद्ध साहित्य में स्त्री लेखन का प्रारंभ माना जाता है, लेकिन सिद्ध शिक्षित व उच्च जाति से संबंध नहीं रखते थे। सिद्ध क्या थे? अशिक्षित थे व हीन जाति से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा व तक्षशिला किसके अध्ययन के केंद्र थे? नालंदा व तक्षशिला किसके अध्ययन के केंद्र थे? किसके अध्ययन के केंद्र थे? सिद्धों के। नेक्स्ट, सिद्ध साहित्य के बारे में किस विद्वान का कथन असत्य है?
किस विद्वान का कथन असत्य है? राम कुमार वर्मा। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य और नाथ साहित्य की प्रेरणा से रास संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। बच्चन सिंह कहते हैं सिद्ध साहित्य में तांत्रिक क्रियाओं में आस्था के कारण इन्हें सिद्ध कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की विकृति एवं अवस्था का साहित्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो जनता तत्कालीन नरेशों की स्वैच्छारिता, पराजय या पतन से मजबूर होकर निराशावाद के गर्त में गिर पड़ी थी, उसके लिए सिद्धों की वाणी ने संजीवनी बूटी का काम किया। तो देखो ये चारों परिभाषाएं हैं, चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है। और इसमें हमें बताना है इसमें से जो एक है वो असंगत है वो कौन सी है। इसमें जो असंगत है वो फर्स्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन। जो ये सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य और नाथ साहित्य की प्रेरणा से संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, ये किसकी परिभाषा है? ये है नगेंद्र की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है? नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की। यह रामकुमार वर्मा द्वारा परिभाषा नहीं है। तो देखो ये हमने चारों परिभाषाएं हमें एक साथ मिल गई, यहां से हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे। लगभग हम आदिकाल के 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा आदिकाल है जो पूरा कवर हो जाएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।